तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का जो सेशन है वो हिंदी का होने वाला है और हिंदी के सेशन को शुरू करने के साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन लोगों से, खासकर जो नए मेरे साथ ऐड हो रखे हैं। आप लोग मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट से, यानी जो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर हिंदी वाले सेशन में जाके स्वर, व्यंजन, वाक्य और वाक्य के प्रकार, चाहे सरल हो, संयुक्त हो या मिश्रित हो, साथ ही साथ संज्ञा और जो मैंने आपको टिप्पणी वगैरह पढ़ा रखी है अर्थात पत्र लेखन, इन टॉपिकों को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इनको ज़रूर देखना। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के अंदर पद्य और गद्य का जो सेशन है उसको भी आप लोग देखना। ठीक, मैं उन सेशनों में दोबारा आऊँगा सिर्फ एज ए क्वेश्चन, अभी नहीं, बाद में जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन चीज़ों को आप साथ साथ ही लेके चलना, ताकि मुझे फ्यूचर में जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब तब तो पढ़ाऊंगा नहीं, अब एक दौर ऐसा आएगा जब आपके सिर्फ 1.5 से 2 महीने में आपको एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वो अभी नहीं, अभी हम टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब हम एक्स्ट्रा जो पढ़ेंगे यानी लेवल हाई करके पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को छूटने ना पाए ये सोच के जब हम तैयारी करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस जब हम पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों से जो संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं सेलेक्ट करके बना के आप लोगों के सामने लाऊंगा। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, वो क्या क्या करेंगे, स्वर, व्यंजन, ये सब मेरी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, इसके अलावा वाक्य और वाक्य के प्रकार, चाहे सरल, संयुक्त, मिश्रित, जितना भी है, साथ साथ ही आपका संज्ञा भी मैंने पढ़ा दी है, सॉरी संज्ञा नहीं, संधि। ठीक है, संधि मैंने पढ़ाई है, अभी संज्ञा नहीं पढ़ा रखी। ठीक है, संधि, और इसके अलावा पत्र लेखन, पत्र लेखन और हिंदी साहित्य, इतना पोर्शन अपने सिलेबस में नए लोग जो हैं वो जरूर देख लें। पुराने लोग अब इस सिलेबस को हाईलाइट कर लो। ये मैं दोबारा आऊँगा, कुछ चीज़ें हो सकती छूटी हों, कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा पूछता है आपका आयोग, ये तो सिर्फ एक सिलेबस कवर करने की बात है, ये चीज़ें कर लेना। और उसके बाद आज अगला टॉपिक उसने आपके सिलेबस में दे रखा है, वहाँ से हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास 3 क्लासेस जीएस की आने वाली हैं। जीएस की क्लास के बाद संडे को मैंने आप लोगों को क्विज के लिए बुला रखा है, यानी हम लाइव आएंगे 7 बजे शाम को। टॉपिक मैंने जीएस के जो पहले 3 टॉपिक पढ़ा रखे हैं, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, साथ ही साथ परीक्षावाणी का जो स्टार्टिंग का है, जो 1 लाइनर फॉर्म पे उसने क्वेश्चन बना रखे हैं 1 से 77 नंबर पेजेस तक, वो आपको तैयार रखने। ठीक है, आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का जो आपका टॉपिक है वो है विराम चिन्ह, और साथ ही साथ उसने हिंदी अंक भी दिया है। अब हिंदी अंक मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की ज़रूरत है, और ना ही आप लोगों के पेपर में वो आएगा। ठीक है, आ भी जाता है, आप लोग देख लेना 1 से 10 तक, यानी 1 से 9 तक हिंदी में अंक को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए विराम चिन्ह। ठीक, और ये मान के चले कि यहाँ पे से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विराम चिन्ह। ठीक, अब देखिए, आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो, जिसने नहीं पढ़ा है वो तो देखिए, जिसने पढ़ा भी है रिक्वेस्ट है जरूर देखना, कुछ ना कुछ यहाँ नया मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी है। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो बताता हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, सबसे किनारे पे लिखिए विराम। ठीक है, सबसे साइड में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे किनारे पे आप लोगों को लिखना है विराम, उसके बाद लिखिए आप चिन्ह। ठीक है, कि उसका आगे साइन कैसा होता है, चिन्ह, और तीसरा लिखिए कहाँ ये प्रयोग होता है, एक वो बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये होते क्या हैं। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस यानी कोई वाक्य होता है, उसमें अर्थ का अनर्थ ना हो, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ बड़े चलाना है, कहाँ 2 सेंटेंस को ओवरलैप होने से रोकना है, यानी अर्थहीन होने से किसी भी वाक्य को अर्थ रहित बनाने के लिए, मतलब हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उसकी मीनिंग खराब ना हो, उसको समझे। अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूँ बिना विराम के, वो ओवरलैप कर जाएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो विराम की आवश्यकता होती है, और हिंदी में अलग अलग टाइप के हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आपका आयोग क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि उस विराम चिन्ह का साइन बनाया होगा, बोलेगा इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, 4 ऑप्शन देगा। दूसरा बोलेगा सेंटेंस के रूप में कुछ इस टाइप का एक सेंटेंस दे देगा, उस खास विराम चिन्ह की परिभाषा दे देगा, और पूछेगा ये किस विराम चिन्ह की बात कर रहा है। 2, या हो सकता है कि पर्टिकुलर विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, 3 टाइप से क्वेश्चन तो हम इसमें देखते हैं। देखिए,
पहला आप लोग लिख लीजिए अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। विराम के नीचे सबसे पहले आप लिख लीजिए अल्प विराम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अल्प विराम, ठीक है, पहला। अब इसका कोई ना कोई साइन होगा, तो इसका जो साइन होता है वो होता है कुछ यूं, ठीक है। ये हल्का सा आपने हिंदी में देखा होगा इस टाइप का, एक जिसको कॉमा आप लोग बोलते हैं ऐसे, तो ये हल्का सा जो कॉमा टाइप को लगता है इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है किसी भी वाक्य में अगर आपको क्षण भर के लिए रुकना है, बहुत मिनिमम टाइम के लिए अगर आपको रुकना है, वहां पे आप अल्प विराम का प्रयोग करोगे। तो यहां लिख लीजिए प्रयोग में वाक्य में क्षण भर के लिए रुकावट, ठीक है, क्षण भर के लिए रुकावट। वाक्य में क्षण भर के लिए अगर आपको रुकावट करनी है तो आप लोग वहां पे किसका प्रयोग करोगे, अल्प विराम का, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल, आप कितने एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सीता, फिर अल्प विराम लगाया, राम और श्याम वहां गए थे, ठीक है। यानी सीता राम श्याम अगर एक साथ ना बोल के एक अलग अलग बोल दिया, सीता फिर अल्प विराम, राम और श्याम वहां गए थे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपने क्या करना है, हल्का सा रुकना है। ये तो क्या था आपका पहला अल्प विराम, ठीक है। देखो आना क्या है, साइन ही आना है, आपको ये साइन याद रखना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, हल्का सा जो जड़ पे लगता है, ठीक है। और एग्जांपल दिख लीजिए, जैसे देखिए सीता अल्प विराम लगा दिया, देखिए अल्प विराम, राम तथा श्याम वहां गए, ठीक है, राम तथा श्याम वहां गए, ठीक। अगर मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया तो यहां मैंने एक चिन्ह लगा रखा है, इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं अपने हिंदी में, अल्प विराम, ठीक है। यानी वाक्य में क्षण भर की रुकावट। दूसरा आप अल्प विराम के बाद अगला लिख लीजिए, इसका नाम है अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम, ठीक। अब इस अर्ध विराम का साइन कैसा होता है, इसी प्रकार से होता है, इसके जस्ट ऊपर पे एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये डॉट लगाया, डॉट के जड़ में हल्का सा ये अल्प विराम, ठीक है। यानी डॉट के साथ क्या लगा दिया आपने, अल्प विराम, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का मतलब क्या होता है, जब वाक्य में आपको विराम जो अल्प विराम है इससे ज्यादा समय के लिए कहीं पे रुकना है, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, अर्ध विराम। यानी कोई ना कोई उपवाक्य हो सकते हैं, या उपवाक्य के अंदर आप दो उपवाक्यों को सेपरेट करना चाहते हैं, या सहायक उपवाक्य होते हैं, उन जगहों पे किस चीज का प्रयोग किया जाता है अपने आप में, अर्ध विराम, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है, कोई उपवाक्य हो गए या कहीं सहायक उपवाक्य हो गया। अब उपवाक्य क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं देख लेना। उपवाक्य हो गया, सहायक उपवाक्य हो गया, क्या लिखा मैंने, सहायक उपवाक्य, ठीक है, उपवाक्य, सहायक उपवाक्य, इन जगहों पे किसका यूज किया जाता है, अर्ध विराम का। और सीधी सीधी इसका मतलब है जहां पे आपको अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकना है, ठीक है। इसका एग्जांपल कोई भी सेंटेंस लिख दिया, जैसे वह कब आएगा, ठीक है, मैंने नॉर्मल से पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा के वह कब आएगा मैं नहीं जानता, ठीक है, कुछ इस टाइप का आप लिख लो। जैसे देखो वह कब आएगा, ठीक है, फिर क्या लगाओगे, यही अर्धविराम, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ठीक है। ये अपने आप, अभी वह कब आएगा अगर ऐसा होता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता, अगर यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस खत्म हो जाता, क्योंकि इसके साथ अपने आप में एक अलग वाक्य आ गया, यानी दो उपवाक्य आ गए, तो यहाँ पे कौन सा यूज कर दिया आपने, अर्ध विराम का। तो आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि अर्ध विराम का साइन क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए तीसरे नंबर का जो आपका आता है पूर्ण विराम, ठीक है। क्या आता है, पूर्ण विराम, ठीक। पूर्ण विराम का जो साइन होता है वो क्या होता है, एक ऐसे खड़ी लाइन, ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण विराम बोला जाता है, ठीक है। ये खड़ी लाइन क्या बोली जाती है, पूर्ण विराम की बोली जाती है। और ये कहाँ यूज होता है, जहां पे वाक्य में आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, यानी अल्प विराम अर्ध विराम के कंपेयर में आपको ज्यादा समय के लिए अगर कहीं पे रुकना है, वहां पे क्या इसका यूज होता है, पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम जनरली आप कहाँ देखते हैं, देखना आप लोगों ने दोहे सोरठे वगैरह ये सुने होंगे, जब ये टॉपिक आएगा पर्टिकुलर अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां देखना दोहे हो गए, सोरठे हो गए, चौपाई हो गया या कवित्त हो गया, इन जगहों पे किसका यूज होता है, पूर्ण विराम का। जैसे क्या लिखा, दोहा, कहीं दोहू में देखना, ठीक है। जैसे कोई भी दोहा आप लोगों ने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, फिर ऐसे ही पूर्ण विराम लगता है, कुछ इसी टाइप के, ठीक है। दोहा हो गया या सोरठा, चौपाई, ठीक, या कवित्त,
ठीक है, इस आदि, ठीक है, इन जगहों पे सामान्यतः किसका यूज होता है? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम नॉर्मली क्या होता है? किसी भी सेंटेंस की समाप्त, मतलब पूरे रुकावट, एक सेंटेंस अगर कंप्लीट होता है तो वहां पे किसका यूज होता है? पूर्ण विराम का यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसके अलावा जो ये दोहे सोरठे वगैरह मैंने लिखे, दोहे सोरठे चौपाई कवित्त, इनकी जो प्रथम लाइन होती है, आप लोगों ने देखे होंगे प्रथम लाइन होती है ना दोहे सोरठे की, उसके एंड में सामान्यतः इसका यूज होता है। ठीक है, अब कोई भी आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, फिर एक लाइन होगा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, इस टाइप से कोई सेंटेंस होते हैं या दोहे वगैरह होते हैं, आपने ये सुने होंगे। ठीक है, दोहा सोठा चौपाई कवित्त आदि के प्रथम लाइन जहां पे खत्म होती है वहां पे इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसका सीधा सीधा मतलब है वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। ठीक है, यानी पूर्ण विराम का मतलब वाक्य, सेंटेंस वहां पे खत्म हो चुका है, इसका मतलब। ठीक है, पूर्ण विराम का मतलब वाक्य समाप्ति भी है। अगला क्या होता है? देखिए, 3 विराम छींकने के बाद अगला जो आता है उसको बोलते हैं अपूर्ण विराम या न्यून विराम या विवरण विराम। ठीक है, एक ही नाम है। ठीक है, या तो इसको बोलेंगे अपूर्ण विराम या न्यून विराम या इसी को विवरण विराम। क्या बोलेंगे? विवरण विराम। अब इसका भी कोई ना कोई साइन होगा। इसका जो साइन होता है, सामान्यतः एक लाइन होती है, इसके 2 जस्ट डॉट लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी बड़े उसमें दिखा देता हूँ। देखिए, ये होता है क्या अपने आप में? विवरण विराम या न्यून विराम या अपूर्ण विराम। इसका एक ही चीज नाम है। विवरण चिन्ह भी पूछ सकता है आपसे, न्यून चिन्ह भी पूछ सकता है, अपूर्ण चिन्ह भी पूछ सकता है, जो भी पूछे। ठीक है, इसको सामान्यतः विवरण से याद रखना आप। ठीक है, लेकिन अन्य नाम भी आपको इसके क्या होने चाहिए पता है, यानी अपूर्ण न्यून या विवरण विराम इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप विस्तार से समझा रहे हो या कोई तथ्यपरक चीज़ हो, ठीक है, यानी कोई चीज़ आप डिटेल से बता रहे हो, कोई फैक्ट बता रहे हो डिटेल से, इस उन जगहों पे सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया, हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं, इस टाइप से आपने बोल दिया हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं, तो उसके बाद निम्नलिखित हैं के बाद जो लगाते हो विवरण देते हो। आपने निबंध वगैरह ऐसे वगैरह लिखे होंगे, ये निम्नलिखित हैं करके लास्ट आप इसका, यानी ये साइन है कि हम उस चीज का विवरण दे रहे हैं, उस चीज को विस्तार से बता रहे हैं, तो उस जगह अपूर्ण या न्यून या विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, कहां से लिखोगे आप? किसी चीज के विवरण या विस्तार कहां होगा? किसी भी चीज के विस्तार या विवरण तथा तथ्यपरक चीजों को, ठीक है, विवरण और तथ्यपरक चीजों को, तथ्य परक चीजों के लिए आप किसका यूज करते हो? अपूर्ण न्यून या विवरण, इसका प्रयोग करते हो। ठीक है, ये तो कितने हो गए आपके? 4 चिन्ह हो गए। इसके बाद आता है प्रश्न चिन्ह। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आगे को देखना। अगला लिख लीजिए प्रश्न चिन्ह। क्या लिखेंगे आप? अगला विराम चिन्ह का नाम प्रश्न चिन्ह। ठीक, अब देखिए, प्रश्न चिन्ह का सबको पता है, बचपन से आप लोग हिंदी वगैरह पढ़े हैं, इसको बोला जाता है प्रश्न चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो क्वेश्चन मार्क होता है या प्रश्न चिन्ह होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? एक तो नॉर्मली कुछ चीज़ पूछना वगैरह है, तुम कब आओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, इस टाइप से, यानी क्वेश्चन करो। लेकिन इसके साथ साथ कहीं पे अगर कोई संदेह होता है या कहीं असमंजस की स्थिति होती है, वहाँ पे भी आप प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हो। ठीक है, यानी संदेह और अनिश्चित चीज़ों के लिए भी। अब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? एक तो कहीं पे आप जहाँ प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न, दूसरा संदेह या असमंजस, अभी समझाता हूँ। ठीक है, संदेह ऑब्लिक अनिश्चितता या असमंजस, जो भी है। ठीक है, अभी बताता हूँ इनके, अनिश्चितता। और इसके अलावा एक और जगह होता है जो मुझे लगता है कि 90% लोगों को नहीं आता होगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है? उसको बोलते हैं व्यंग्य व्यंजना। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यंग्य व्यंजना। ठीक है, अभी बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, इन 3 जगहों पे सामान्यतः प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह का मतलब प्रश्नवाचक तो आप लोगों को पता है, तुम कब आओगे, क्या तुम वहां जाओगे, जहां क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, संदेह या अनिश्चितता क्या है? कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, क्या तुम वहां जा पाओगे, यानी हम संदेह कर रहे हैं किसी चीज पे। ठीक है, क्या तुम ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे? लग तो रहा है कि क्वेश्चन है, लेकिन संदेह भी है। ठीक है, सेंटेंस बोलने से लग रहा है मेरे। ठीक है, क्या तुम उसका सामना कर पाओगे, ये इस टाइप की चीज जहां संदेह है, क्या तुम अकेली जा पाओगी, यानी संदेह को प्रकट कर रहा हूं, तो संदेह या अनिश्चितता है वहां पे। ठीक है, तो वहां भी प्रश्न। अब आता है कि व्यंग्य व्यंजना क्या होता है। ठीक है,
आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कोई कोई व्यंग मारता है, कोई व्यंग्य व्यंजना का सेंटेंस जैसे क्या हो सकता है, भाई तुम्हारे ही जलवे हैं। ये मतलब उससे ये भी कहना चाह रहे हो तुम तुम्हारे ही जलवे हैं। अब वो क्या व्यंग्य मार रहे हो, क्या रियल है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको बोलते हैं व्यंग्य व्यंजना। ठीक है, ऐसी जगह प्रश्न चिन्हों का। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो जैसे लिखा तुमने भाई, ठीक है, भाई बोल रहे, ऐसे बोलने का एक तरीका होता है भाई इस टाइप से। ठीक है, भाई तुम्हारे ही जलवे हैं, तुम्हारे ही जलवे हैं। ठीक है, इस टाइप से, यानी एक प्रकार का व्यंग टाइप का कर रहे हो, तो इसके लास्ट में जो आता है वो क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इसी को क्या बोलते हैं, व्यंग्य व्यंजना। ठीक है, या कुछ और भी सेंटेंस आ सकता है, जैसे हाय क्या खूब लगती हो। ठीक है, नॉर्मली एक सेंटेंस है, जैसे सुनिए हाय, ठीक है, हाय क्या खूब लगती हो, हाय क्या खूब लगती हो। ठीक है, एक प्रकार का व्यंग्य है। ठीक है, क्या खूब लगती हो। ठीक, इस जगह भी किसका प्रयोग किया जाता है, इस जगह व्यंग्य व्यंजना की जगह भी प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न वाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला आता है वो विस्मय विराम आता है। ठीक है, विस्मय विराम तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, क्या विस्मय। विस्मय विराम का मतलब सीधा सीधा इसका चिन्ह होता है, ये एक लाइन होगी, हल्का सा नीचे डॉट होगा, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक या विस्मय विराम। ठीक है, लाइन लाइन के नीचे डॉट होती है। ठीक है, ये कब प्रयोग किया जाता है, कहीं पे शोक है, घृणा है, आश्चर्य है, जैसे मतलब आप कहते हैं ना वाव, या इंग्लिश में जैसे आपने कह दिया वाव। ठीक है, या कह दे वाह क्या जगह है। ठीक है, एक प्रकार का आश्चर्य हो रहा है, एक जगह का विस्मय हो रहा है, आप चकित हो रहे हैं, चौंक रहे हैं, घृणा कहीं पे उत्पन्न आ रही है, तो या कहीं कहीं शुभकामना या आशीष देने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए, कहां कहां लिखेंगे, आश्चर्य, करुणा, भय, ठीक है, घृणा। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं कोई मतलब घृणा के अलावा आप कहीं कहीं क्या लिख सकते हैं, यानी आशीष वगैरह भी लिख सकते हैं, या शुभकामना के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुभकामना या आशीष जो भी है। ठीक है, शुभकामना, आप यशस्वी भव या आप यशस्वी हों, इस टाइप के कुछ बोल देंगे। ठीक है, तो आपको कोई सेंटेंस दिया होगा और उसमें ये चिन्ह का प्रयोग किया होगा, तो समझ लीजिए विस्मय है। और ये विस्मय कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग में ही यूज हो जाता है सामान्यतः। ठीक है, वाह क्या जगह है, छी इतनी बेकार जगह, यानी कहीं ना कहीं आश्चर्य हो रहा है, कहीं ना कहीं विस्मय हो रहा है, कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, घृणा हो रही है, इस जगह पे क्या होता है, विस्मय आदि बोधक या विस्मय विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए निर्देश चिन्ह। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, निर्देशक या निर्देश चिन्ह। ठीक है, निर्देशक, ये क्या होता है इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, निर्देशक चिन्ह होगा तो वो थोड़ी सी लंबी लाइन होगी, जो लाइन होती है इससे लेंथ थोड़ा लंबी होगी। ठीक है, इस प्रकार से, यानी इसको क्या बोला जाता है, निर्देश चिन्ह। इतना बड़ा नहीं होगा, मतलब एक लंबी लाइन होगी, क्योंकि निर्देश और योजक लगभग समान होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो लाइन होती है, एक ऐसी लंबी सी पतली, इसको बोला जाता है निर्देश चिन्ह। ठीक है, अब निर्देश चिन्ह का भी बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। वो जैसे कहाँ कोई वाक्य है, कोई वाक्यांश है, या कोई पद है। ठीक है, कहाँ कहाँ वाक्य हो गया, वाक्यांश है या पद है की ओर कोई ध्यान आकर्षित करना है, आपने पर्टिकुलर वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर कोई ध्यान आकर्षित करना है, या कोई विशेष अर्थ आपने किसी चीज़ का बताना है, उन जगहों पे सामान्यतः या विशेष अर्थ या कोई उक्ति बतानी है, कोई सेंटेंस है विशेष टाइप के हैं, उनकी ओर आपने इंडिकेट करना है, तो आप वहाँ निर्देश चिन्ह का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। ठीक है, निर्देश चिन्ह मतलब वाक्य हैं, वाक्य के अलावा वाक्यांश हो गए, पद हैं, पद की ओर ध्यान आकर्षित करना है, या कोई विशेष अर्थ है किसी चीज का, या कोई उक्ति है, या कोई नाटक वगैरह होते हैं, नाटक वगैरह में किसी किरदार के पात्र का अगर आप वाक्य, जो जैसे नाटक वगैरह होते हैं उसमें पात्र के कथन को अगर आपने दिखाना है, तो उस जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, आपका निर्देश चिन्ह का। तो ठीक है, लिख लीजिए वाक्य, वाक्यांश, पद, कोई उक्ति, नाटक में किस किरदार के पात्र के द्वारा कही गई बात, इस टाइप की चीजों को आप किसके द्वारा दिखाओगे, निर्देशक चिन्ह के द्वारा दिखाओगे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या होता है। निर्देशक चिन्ह मतलब कहां कहां प्रयोग करोगे, वाक्य लिख लीजिए पहला आप, कोई वाक्य या वाक्यांश, वाक्य का कोई अंश। ठीक है, वाक्यांश या कोई पद,
इनकी ओर ध्यान किसी का आकर्षित करना है, किसी पर्टिकुलर वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर अगर आपको ध्यान आकर्षित करना है, या इसके अलावा किसी विशेष प्रकार की उक्ति, ठीक है, उक्ति मतलब जो सेंटेंस वगैरह होते हैं, उक्ति किसी ने कही वगैरह हो, ठीक है, इस किसी उक्ति की ओर इंडिकेट करना है, या आपको किसी नाटक में किसी कैरेक्टर के या पात्र के द्वारा जो कही गई बातें हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना है, तो वहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करोगे, ठीक है। आप लोगों ने यही समझ लीजिए निर्देशक, जैसे कहीं पे आप कुछ लिखते हो बाद में लिखते हो जैसे, ठीक है, इस प्रकार का भी आ सकता है। जैसे के बाद आप क्या कर दोगे, एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दोगे। जैसे लिखते हैं ना हमें, जैसे फिर निर्देश चिन्ह बता दीजिए। तो इस प्रकार की चीजें क्या होती हैं अपने आप में निर्देश चिन्ह का एग्जाम्पल। अगला लिख लीजिए आप योजक चिन्ह। क्या लिखेंगे, योजक विराम जिसको बोलते हैं, ठीक है, योजक। और इसी योजक को संबंध विराम भी बोलते हैं, ठीक है, योजक को। और अन्य नाम जो है उसका है संबंध विराम, ठीक, संबंध विराम, ठीक है। अब देखिए योजक और संबंध विराम वही जो अभी मैंने निर्देश बताया था उसी प्रकार का, लेकिन छोटा उससे, ठीक है, बस छोटी सी लाइन होगी इसमें। डिफरेंस उन दोनों में ये है, उसमें लाइन बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है, ठीक। योजक या संबंध विराम इसी को बोला जाता है। अब ये यूज कहाँ होता है, जैसे कोई आपको पद होते हैं, यानी समस्त पदों के खंडों को जोड़ने के लिए, यानी अलग अलग पद होते हैं उनके खंडों को जोड़ने के लिए सामान्यतः योजक संबंध का प्रयोग, यानी समस्त, अभी बताता हूं क्या है, ठीक है, पद के खंड जोड़ने के लिए, खंड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रयोग कहाँ पे होते हैं, आप लोगों ने बहुत सी चीजें सुनेंगे, आपने एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आप लोगों ने द्वंद्व समास सुना होगा, ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग होता है पूछेगा, तो वहां पे क्या बताओगे आप, योजक या संबंध। अब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, जैसे हर्ष डैश, ये डैश जो लगता है इसी को क्या बोला जाता है, जैसे हल्का सा हर्ष लिख दिया, हर्ष के बाद डैश कर दिया, इसी को क्या बोला जाता है, योजक चिन्ह। हर्ष के साथ विषाद लिख दो जैसे, ठीक है, नॉर्मल सी बात, हर्ष के साथ विषाद लिख दिया आपने, या माता डैश पिता, ठीक है, ये जो डैश लिख रहे हैं जो द्वंद्व समास में दिखता है, ये यही अपने आप में योजक चिन्ह है, ठीक है। इसके अलावा विलोम शब्दों में भी, यानी अपोजिट जो शब्द होते हैं, एंटोनिम्स जो होते हैं उसमें भी, ठीक है, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, विलोम शब्द में भी किसका प्रयोग किया जाता है, इसी योजक चिन्ह का। जैसे राजा डैश, राजा का क्या हो सकता है, रंक या प्रजा जो भी बोलते हो, ठीक है, प्रजा के संबंध में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी कौन सा है अपने आप में योजक चिन्ह का। इसके अलावा समानार्थी टाइप के जो युग्म होते हैं, ठीक है, समानार्थी युग्म का मतलब हुआ जिन युग्मों का समान अर्थ है, समानार्थी, समान अर्थ यानी समानार्थी का मतलब हुआ जिसका अर्थ ही समान है, नाम से लग रहा है समानार्थी। तो जैसे धन डैश दौलत, धन का मतलब भी पैसे से है, दौलत का मतलब भी पैसे से है। तो ये जो बीच में यूज हो रखा है किसका प्रयोग किया गया है अपने आप में, योजक संबंध, योजक चिन्ह या योजक संबंध। इसके अलावा कहीं कहीं पे शब्द पुनरावृत्ति होती है, जैसे आपने हाँ हाँ कहते होंगे, नहीं नहीं इस टाइप के, क्यों नहीं इस टाइप का ना, तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग होता है, योजक या संबंध विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या यहाँ पे चिन्ह हो सकते हैं। अगला लिख लीजिए आप अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। क्या लिखेंगे, अवतरण या उद्धरण, ठीक है। क्या लिखेंगे, उद्धरण, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक। अब ये क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो सिंगल होता है, इस प्रकार का सिंगल टाइप का जो ऊपर में लगा होता है किसी सेंटेंस के, ठीक है। एक डबल होते हैं, ये इस टाइप के जो होते हैं। आपने देखा होगा कोई सेंटेंस लिखा होगा, जैसे मैं कहता हूं कि मंगलेश डबराल की पुस्तक पहाड़ पर लालटेन, मैंने यहाँ लिखा मंगलेश डबराल की पुस्तक, फिर मैंने सिंगल वाले लगा दिए, यहाँ पे लिख दिया पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, लालटेन, और मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। इसी को क्या बोला जाता है, अवतरण चिन्ह, जो सिंगल वाला होता है, अवतरण या उद्धरण। अब इस सिंगल वाले का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये बताना चाहिए। देखो जब किसी सेंटेंस में किसी बात को फोकस करना होता है, यानी हाईलाइट करना होता है, तो वहाँ पे आप सिंगल अवतरण का प्रयोग करोगे। मतलब ये जो सिंगल वाला है, जैसे क्या लिखोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, मंगलेश डबराल की पुस्तक, फिर लगाओ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसमें लिखो पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, लालटेन, फिर बंद करो, काफी चर्चित रही, काफी
चर्चित रही। ठीक है, तो जो आपने सिंगल वाला लगाया या तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है कि हमने मंगलेश डबराल की उस पुस्तक को फोकस किया, इसीलिए हमने वहां पे क्या लगा दिया, सिंगल अवतरण या उद्धरण। ठीक है, और डबल कहाँ पे यूज होता है, याद रखना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल अवतरण या उद्धरण कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किसी की कही हुई बात को या किसी भी बुक से ज्यों की त्यों कोई चीज अगर उठा के बोल दे रहे हो तो वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण या उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाला। अब देखो ये कैसे, जैसे मैं कहूं महात्मा गांधी ने कहा कि, अब महात्मा गांधी का कोट कर रहा हूं ना, तो जो उसने कहा होगा उसके सेंटेंस को मैं डिक्टो उठाऊंगा, सेम का सेम उठाऊंगा, तो उसको मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। यानी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस डबल। अब समझ जाना, हिंदी की किताबों में कहीं भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई सेंटेंस लिखा होगा, इसका ये मतलब हुआ ये पर्टिकुलर सेम का सेम उठा के रख दिया गया, चाहे वो कहीं से बोला गया है या किसी के द्वारा कहा गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मैं ये कहता हूं महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा इंसान का परम धर्म है, यानी महात्मा गांधी ने कह दिया ना कि अहिंसा परम धर्म है, यानी अहिंसा को सपोर्ट कर दिया, वो पर्टिकुलर सेंटेंस बोल दिया, तो आप इसको इसमें दिखाओगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये तो था अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ठीक, अगला आप लोगों का जो आता है वो आता है लोप चिन्ह या लोप विराम। ठीक, क्या आता है, लोप विराम, या इसको क्या बोलते हैं, लोप विराम बोलते हैं इसको नॉर्मली, मतलब लोप चिन्ह होता है इसका। ठीक है, या वर्जन बोलते हैं, या वर्जन, ये बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, लोप विराम या वर्जन चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब इसका साइन कैसा होता है ध्यान रखना, और ये क्यों प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसको या तो आप क्रॉस करके दिखा देते हैं, कैसे, ऐसे क्रॉस करके, ये क्रॉस करके। ठीक है, या आप हल्का सा डैश 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 कर लेंगे, ये ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है इसको ध्यान रखना है, तो क्रॉस जैसा कर देंगे या ऐसे डैश 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 जो भी करना है आपको। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें कहना तो चाहते हैं लेकिन उसको आपत्ति की वजह से नहीं कह पाते हैं। ठीक है, यानी वो आपत्ति सूचक शब्द यूज कर रहे होते हैं हम, लेकिन वो हम कह नहीं पाते, तो वहाँ पे ये लगा देते हैं। जैसे मैं इस कहूँ, इस एग्जाम्पल है सिर पे। ठीक है, इस देश के सभी नेता अब हैं, क्या हैं आप खुद ही भर लीजिए। ठीक है, ये अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, तो ये कहीं ना कहीं मैंने ये दिखा दिया, तो ये अपने आप में लोप विराम या वर्जन चिन्ह है। यानी हम कुछ चीज कहने चाहते हैं लेकिन वो आपत्ति की वजह से या गलत मैसेज न जाए उस वजह से नहीं कह पाते, तो वहां पे क्या होता है, लोप विराम या वर्जन का प्रयोग कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लोप विराम या इसके बाद क्या आता है, लोप विराम के बाद जो अगला देता है वो आता है लाघव चिन्ह। ठीक है, या लाघव विराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाघव विराम, इसका जो इंडिकेशन होता है वो ये होता है, आप लोगों ने एक जीरो टाइप का देखा होगा। ठीक है, ये गोला टाइप का, जैसे डॉक्टर लिख दिया मैंने ये। ठीक है, ये अब ये क्या होता है, किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म को दिखाता है, मतलब उसको हम किसी विस्तृत रूप के छोटे रूप को दिखाता है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं तो इस प्रकार के लिखते हैं। ठीक, तो वो जो गोल बिंदु टाइप के होते हैं, जो ये गोला होता है, ये क्या होता है, किसी चीज का शॉर्ट रूप, यानी किसी शब्द का अगर हमने स्मॉल रूप लिखना है या छोटा रूप लिखना है तो वहां पे किस चीज का प्रयोग किया जाता है, लाघव विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये इसका डॉक्टर के उसे गोल लगा दिया मैंने। ठीक है, जैसे कभी आप MA लिख देते हैं, भले ये इंग्लिश का वर्ड है MA ही ऐसे तो लिखते हैं, तो ये क्या है अपने आप में लाघव चिन्ह, या BA BEd जो भी लिखते हो इंग्लिश वर्ड है लेकिन समझाने के लिए। ठीक है, लाघव विराम के अपने आप में आता है आपका त्रुटि विराम या हंस पद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसको हंस पद भी कहते हैं। ठीक है, या इसको त्रुटि विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि विराम। जिसका साइन क्या होता है, ये होता है, ये ऊपर को ना इस प्रकार से। ये कहाँ प्रयोग होता है, जब आप किसी सेंटेंस या वाक्य में आपका कोई वर्ड छूट जाता है, कोई अक्षर, उस अक्षर को आप दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लिखना चाह रहा था, तो वहां पे आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य में, इसको लिख लीजिए इसका प्रयोग, वाक्य में किसी शब्द के छूट जाने पर उसको जिसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जिस चिन्ह के द्वारा, उसको क्या होता है, हंस पद या त्रुटि पद। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, भारत एक देश है। ठीक है,
अब मैं ये कहना चाहता था कि भारत एक महान देश है। अब मेरे से महान शब्द छूट गया तो मैं इस त्रुटि व हंस पद को ऐसे दिखा के यहाँ महान लिख दूंगा। ठीक है, आप लोग हिंदी में इसको यूज करते होंगे, इसी को अपने आप में हंस पद भी कहा जाता है। ठीक है, ये हंस पद या त्रुटि पद था। अगला पता कर लीजिए कोष्टक। कोष्टक आप लोग सब लोगों को पता है। ठीक है, अगला क्या है कोष्टक। ये जनरली मैथमेटिक्स वगैरह में यूज होते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे, चाहे ये हो, ये तो पता है, या ये हो या ये हो। और एक कोष्टक क्यों यूज किया जाता है? किसी अर्थ को क्लियर करने के लिए, यानी किसी चीज को अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो ब्रैकेट में हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहीं पे प्रयोग कोई सेंटेंस लिख दिया, मैंने बाहर से लिख दिया कॉपरेशन या कॉपरेशन लिख दिया, अंदर अब बहुतों को कॉपरेशन का प्रथम अर्थ पता नहीं होगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट में निगम लिख दूंगा। ठीक, तो उसका अर्थ यानी किसी चीज के अर्थ को समझाने के लिए हम सेंटेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोष्टक। और अगला है तुल्य सूचक। तुल्य सूचक। ठीक है, तुल्य सूचक क्या होता है? या तो ये इक्वल का साइन होगा या प्लस जैसा होगा, लेकिन पतला सा ऊपर से ऐसा होता है। ठीक है, या तो इक्वल होगा या प्लस टाइप का होगा, हल्का सा पतला ऊपर से, और ये लाइन थोड़ी सी लंबी टाइप की होगी, ये इस टाइप से। ठीक है, इसको तुल्य सूचक का मतलब इक्विवेलेंट है, यानी लगभग क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी बराबरता को दिखाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, समाप्ति सूचक होता है। समाप्ति सूचक को आपको पता है स्टार वगैरह लगाए रहते हैं कहीं कहीं पे, ये समाप्ति सूचक। जैसे लास्ट कोई पेज वगैरह देखते हैं वहाँ पे स्टार वगैरह इस टाइप से लगाए रहते हैं। ठीक है, या छोटे छोटे बिंदु इस टाइप के रखे तो समाप्ति सूचक होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों का था एक आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विराम चिन्ह। ठीक है, इसके साथ उसने दूसरा टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है हिंदी अंक। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि वो हिंदी अंक से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ना ही आपको उसको पढ़ने की जरूरत है। एक बार जिसको नहीं आता वो हिंदी के अंक देख लेना, 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। ठीक, आज के सेशन के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगली 3 क्लासें आपकी जनरल स्टडी की होंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।